मैंने पिछली कक्षा में आपको क्या पढ़ाया था? बहुत बढ़िया, बहुत मैंने क्या पढ़ाया था? समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम पढ़ाया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सारे बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं? मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि लंबाई, क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। और उसी प्रकार हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के आकृतियों का परिमाप निकालना, क्षेत्रफल निकालना सीखा है। और उसी दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था समलंब चतुर्भुज की परिमाप और क्षेत्रफल, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ, ताकि जिन बच्चों को समलंब चतुर्भुज में कुछ भी डाउट है, बच्चों का सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए सारे बच्चे बताएंगे कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा चतुर्भुज जिनकी दो भुजाएं समांतर हो, जिनकी दो भुजाएं समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाती हैं। समलंब चतुर्भुज कहलाती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिनकी दो भुजाएं समांतर होती हैं, समलंब चतुर्भुज कहलाती हैं। समलंब चतुर्भुज कहलाती हैं। इस प्रकार मान लेते हैं कि अगर इस भुजा की लंबाई ए है, इसकी लंबाई बी है, इसकी लंबाई सी है, इसकी लंबाई डी है, तो सारे बच्चे बताएंगे कि समलंब चतुर्भुज की परिमाप कितनी होगी। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे बताएंगे कि समलंब चतुर्भुज की परिमाप कितनी होगी। जल्दी से जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, कितनी होगी? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। परिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बच्चा को सर रखेंगे आवाज नहीं आ रही। और उसको क्या करेंगे, इस आकृति के चारों तरफ हम लोग चक्कर लगा देंगे। इस आकृति के चारों तरफ हम लोग क्या करेंगे, चक्कर लगा देंगे। ठीक है, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, वो बच्चे क्या करेंगे, क्लास को लीव करेंगे और फिर से एक बार रीज्वाइन करेंगे, फिर उनको मेरी आवाज आने लगेगी, फिर उनको मेरी आवाज आने लगेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां जाते हैं तो कितना चक्कर लगाएंगे, कितना लेंगे हम लोग, ए माप लिए। फिर हम लोग यहां से यहां आए, कितना मापना हम लोगों ने मापा बी मापा। फिर हम लोग यहां से यहां जब आए, कितना मापा हम लोग ने मापा सी। फिर उसी प्रकार जब हम लोग यहां से जब शुरू वाला पॉइंट पाएंगे, कितना मापा डी। इस प्रकार समलंब चतुर्भुज की परिमाप कितनी होगी? तो समलंब चतुर्भुज की परिमाप होगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना। चलिए इसी प्रकार इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, सारे बच्चे बताएंगे। चलिए क्षेत्रफल बताने से पहले सारे बच्चे बताएंगे कि इस समलंब चतुर्भुज की कौन कौन सी भुजाएं समांतर है। इस समलंब चतुर्भुज की कौन कौन सी भुजाएं समांतर है, कौन कौन सी भुजाएं समांतर है। तो ए बी भुजा समांतर है ए डी सी भुजा के, ए बी भुजा समांतर है डी सी भुजा के। तो इस प्रकार इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। तो इसकी समांतर भुजा कौन कौन सी है, एक है ए, एक है सी। तो इनका जोड़, तो ए प्लस सी गुने इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी ये हो जाएगी, इनके बीच की दूरी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग मान लेते हैं h। तो इंटू हो जाएगा h। ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ा दिया है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करें। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक आ गया है, तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको जो है पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि दी गई आकृति का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
तो भुजा पीएस तथा क्यू आर के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। भुजा पीएस तथा क्यू आर के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। आपके पास 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि ये आर क्यू और एस पी जो है आपका समांतर भुजा है। आर सेक्शन में क्यू कैसे जाया जाता है? समांतर है एस पी। सारे के सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। लास्ट 1.5 मिनट। जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पा रहे हैं वे बच्चे कॉपी पे अपना आंसर कर लेंगे। जो बच्चे पोल सेक्शन में अपना आंसर नहीं कर पा रहे होंगे बच्चे कॉपी पे आंसर करेंगे। जब मैं उल्टे गिनते स्टार्ट करूंगा उसमें आप चैट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए आपको क्या करना है, इसका उत्तर अगर जिन बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करने में दिक्कतें हो रही है, समस्या झेल नहीं पड़ रही है, वो बच्चे क्या करेंगे, इसका उत्तर जो है कॉपी पे लिख लेंगे। और बाकी जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं आसानी से इसका आंसर करें। बहुत बढ़िया, चलिए लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट 50 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। कहां करना है इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। लास्ट 40 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूं, ध्यान देंगे। देखिए हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने इनके बीच की दूरी। तो ये क्या है, इनके बीच की, ये दोनों समांतर भुजा है, ये इनके बीच की हो गई ये दूरी। यानी इनके बीच की समांतर भुजा कौन कौन सी है? समांतर भुजा एसपी प्लस आर क्यू, ये हमारी समांतर भुजा हुई। यानी इनके बीच की दूरी कौन सी? मान लीजिए हो गया पी क्यू, या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं पी क्यू जो बोल दीजिए दूरी, है ना। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और आसानी से इसका उत्तर पोल सेक्शन में दीजिए। लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान देखिए हमारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है क्षेत्रफल? 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ करते हैं 90 बराबर हो जाएगा 1/2 गुने एच पी है 8 प्लस आर क्यू है 10 गुने हो गया दूरी, है ना। यानी ये हो जाएगा 90 बराबर 1/2 गुने 10 8 18 गुने दूरी, है ना। 10 8 18 गुने दूरी। अब क्या करना है, चलिए ध्यान देंगे। देखिए अब आपके पास आ गया 90 बराबर 2 एकम 2 2 9 18, तो ये हो जाएगा 9 गुने दूरी। अब यहां से आया आपके पास दूरी बराबर क्या होगा 90/9, 90/9, तो 9 एकम 9 9 दहिया 90। तो इस प्रकार कितना है, इस प्रकार ये जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर समझ में सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग यहां तक पिछले कक्षाओं में पढ़ लिया था, हम लोगों ने यहां तक पिछले कक्षाओं में पढ़ लिया था। और आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे, आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज की कक्षा में? जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे,
कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है चैट बॉक्स में अपना डाउट टाइप कीजिए। किसी बच्चा को कुछ भी डाउट होता है वो बच्चा चैट बॉक्स में अपना डाउट टाइप करेगा, ठीक है। माइक ऑन नहीं करना है किसी बच्चे को, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ सारे बच्चों को, अगर किसी बच्चे का अगर माइक ऑन होता है तो मैं उनको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। माइक ऑन नहीं करना है किसी बच्चे को। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है चैट बॉक्स में डाउट पूछिए, अगर माइक ऑन करके आपको डाउट पूछना है तो क्लास के बाद हमसे डाउट पूछ लीजिएगा, क्लास के बाद रुकिएगा, हमसे अपना डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप। अब आती है यहाँ बात की जटिल आकृति होती क्या है। तो देखिए, विभिन्न आकृतियों को मिलाकर जब एक आकृति बनती है तो वो आकृति क्या कहलाती है, जटिल आकृति कहलाती है। कहने का मतलब क्या है, जब दो या दो से अधिक सरल आकृति से जो मिलकर आकृति बनती है, इस आकृति को हम लोग जटिल आकृति कहते हैं। जैसे कि चलिए कि एक उदाहरण के जरिए हम लोग समझते हैं कि जटिल आकृति किसे कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे सारे बच्चे, देखिए ये मैं क्या करता हूं आपके लिए एक पंचभुज बनाता हूं, ध्यान देंगे, मैं क्या करता हूं आपके लिए एक पंचभुज बनाता हूं। ये आपको एक पंचभुज दिख रहा होगा। चलिए, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि ये जटिल आकृति है तो ये किन किन आकृतियों से मिलकर बना है। तो आप अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये आकृति जो है दो आकृति से मिलकर बना है। एक आकृति है तो आपका त्रिभुज और दूसरा आकृति आपका क्या है, चतुर्भुज। एक आकृति आपका त्रिभुज और दूसरा आकृति है आपका चतुर्भुज। यानी जो ये पंचभुज था, जो ये आपका पंचभुज था, ये जटिल आकृति था। क्यों? क्योंकि ये दो या दो से अधिक आकृतियों से मिलकर बना। जैसे कि एक आकृति ये हो गया, दूसरी आकृति ये हो गया, जब इन दोनों को हम लोगों ने मिलाया है तो ये हमें पंचभुज प्राप्त हुआ है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज को मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो हमें एक पंचभुज प्राप्त होता है। इसका मतलब जटिल आकृति कहने का मतलब क्या है, जटिल आकृति कहने के मतलब क्या है, जब दो या दो से अधिक आकृति मिलते हैं तो क्या बनता है, जटिल आकृति बनता है। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे कि जब दो या दो से अधिक आकृति मिलते हैं तो क्या बनता है, जटिल आकृति प्राप्त होती है। आगे सर बच्चों समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे समझ में। चलिए, इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक पंचभुज दिया गया है तो इसमें हमारे दो आकृति प्राप्त होते हैं, एक होते हैं त्रिभुज और दूसरी होती है चतुर्भुज, है ना। इसी प्रकार एक और आकृति हम लोग देख लेते हैं जिसका हम पता कर चलिए, यहाँ पे देख लेते हैं और आकृति मैं बनाता हूँ, ये ध्यान देंगे। देखिए, मैं आपके लिए एक और आकृति बनाता हूं, सारे बच्चे बताएंगे कि इसमें कौन कौन से जटिल आकृति आपको प्राप्त देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मैं आप सभी के लिए एक जटिल आकृति बनाता हूं, ध्यान देंगे। चलिए, ये आपके लिए एक जटिल आकृति है, ये आपके लिए एक जटिल आकृति है। सारे बच्चे बताएंगे इसमें कौन कौन सी आपको आकृति देखने को मिलती है, कौन कौन सी आकृति मिलकर ये बना हुआ है। देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ये आयत हो जाएगा और दूसरा आयत ये हो जाएगा। इस प्रकार आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो है आपको तीन आकृति बन रही है, यहाँ पे आपको तीन आकृति बन रही है। चलिए मैं बना के दिखाता हूँ, आपको ध्यान देंगे। यहाँ पे तीन आकृति बन रही है। पहला आकृति ये है, दूसरा आकृति ये है, तीसरा आकृति ये है। यहाँ पे कितनी आकृति बन रही है, यहाँ पे आकृति तीन बन रही है ना। तो इन तीनों आकृतियों को मिलकर क्या बना, इन तीनों आकृतियों को मिलकर क्या बना है, हमारी ये आकृति बन रही है। यानी ये जटिल आकृति हुई। तो ये जटिल आकृति किन तीन आकृतियों से मिलकर बना है, तो ये तीनों के तीनों जो है आपके चतुर्भुज है। कैसे हैं, ये तीनों तीन आपके आयत है, यानी ये तीन आयतों से मिलकर ये हमारी जटिल आकृति बनी हुई है। तो अगर सारे बच्चों को ये जटिल आकृति समझ में आ गया,
अगर सारे बच्चों को ये जटिल आकृति समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में एक बार वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये जटिल आकृति समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये जटिल आकृति समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को जटिल आकृति समझ में आ गया सारे बच्चों को? बहुत नहीं। चलिए अगर आपको जटिल आकृति समझ में आ गया है तो अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल। जब हमें जटिल आकृति समझ में आ गया है तो अब हम देखेंगे जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप। अब ये क्या होता है, तो किसी जटिल आकृति का क्षेत्रफल छोटी सरल आकृतियों के क्षेत्रफल के योग से ज्ञात किया जाता है। अब ये कहने का मतलब क्या है इसका, देखिए कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि आपके पास एक जटिल आकृति दिया है। कौन सा आकृति दिया है, जैसे कि आपके पास बोला है पंचभुज, ये हो गया आपके पास पंचभुज। अब हमें बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस जटिल आकृति के द्वारा घेरा गया जो स्थान होगा इसका क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बहुत ही सरल तरीका है। कौन सा तरीका है, वो है कि इसको हम लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार की आकृति में हम लोग इसको तोड़ लेंगे। तो कौन कौन सा आकृति में टूटेगा, तो ये टूटेगा सबसे पहले आपका किसमें टूटेगा, सबसे पहले टूटेगा त्रिभुज में। तो हम क्या करते हैं, पहले इस त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस आयत का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार जब हम इन दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इस प्रकार जब हम पहला इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल को जब जोड़ेंगे तो हमें इस पंचभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। यानी अगर हमें इस जटिल आकृति की, चलिए यहां लिख देते हैं, यहाँ जटिल आकृति की अगर हमें क्षेत्रफल चाहिए का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। पहले हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। पहले हम क्या करना पड़ेगा, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या जोड़ देंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यानी कभी भी अगर हमें जटिल आकृति के क्षेत्रफल निकालना है तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के आकृति में टूटेगा और उन्हीं आकृतियों का हम लोग क्षेत्रफल निकालकर जब जोड़ देते हैं तो हमें जटिल आकृति का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जटिल आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है कि जटिल आकृति का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है कि हम लोग जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो सभी के सभी बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे बच्चे। आगे सारे बच्चे समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए उसी प्रकार सभी के सभी बच्चे बताएंगे, सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो आपके पास एक उदाहरण दिया गया है, इस जटिल आकृति का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। इस जटिल आकृति का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमें यहाँ पे दिख रहा होगा, हमें यहाँ पे दिख रहा होगा तीन चतुर्भुज। ये जटिल आकृति कितने चतुर्भुज से मिलकर बना है, तीन चतुर्भुज से मिलकर बना है, मतलब तीन आयत से मिलकर बना है। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इसका मतलब अगर हम इसका क्षेत्रफल पहला का प्लस दूसरा का क्षेत्रफल प्लस तीसरा का क्षेत्रफल, अगर हम तीनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो हमें कुल आकृति का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें तीनों आयतों का क्षेत्रफल हम जोड़ेंगे तो हमें कुल आकृति का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो हमें कुल आकृति का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये बात सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। लेकिन हमें कभी भी जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी आकृति से वो मिलकर बना होता है उन आकृतियों का क्षेत्रफल निकालकर जोड़ देते हैं। अगर ये समझ में आ गया है
तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सभी के सभी बच्चों को क्या करना है, इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में देना है। आपके पास 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन बोला है दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला है, दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलिए आपके पास 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा हिंट देता हूं, आपको ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखिए यहाँ पे आपको 2 आकृति दिख रही होगी। एक आकृति आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, दूसरा चतुर्भुज दिख रहा होगा। चलिए इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। लास्ट 1.5 मिनट, लास्ट 1 मिनट, लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। आपको यहाँ पे 2 एक दिख रहा है त्रिभुज और दूसरा दिख रहा है आपको चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब दूसरा क्या है आपका आयत है, दूसरा क्या है आपका आयत है ना। और प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। बहुत नहीं, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी कर लेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही किए हैं, बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान देंगे, ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखिए प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। सिर्फ आप जटिल आकृतियों को विभिन्न प्रकार के आकृति में तोड़ पाड़ रहे हैं कि नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है तो मैंने क्या करता हूँ, एक त्रिभुज बनाता हूँ यहाँ पे आपके लिए। ये हो गया आपके लिए त्रिभुज। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका है आयत, तो मैं आपके लिए बना लिया आयत। अब आती है बात कि हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, है ना। चलिए अब आता है बात यहाँ पे, जो ये जितना है 6 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा, ये भी होगा 6 सेंटीमीटर। यानी इसका तो आधार मिल गया हमें 6 सेंटीमीटर, आधार मिल गया हमें 6 सेंटीमीटर। अब आती है बात कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई निकालने के लिए बहुत ही सरल। देखिए ये यहां से यहां तक दिया हमको 8 सेंटीमीटर, जब यहाँ पे ये लंब होगा तो ये यहाँ पे भी लंब होगा। इसका मतलब ये हुआ, ये इसकी क्या है, ये इसकी ऊंचाई है। इसका मतलब क्या है, ये इसकी ऊंचाई है। अब हो रही बात कि इसका हम लोग मान कैसे निकाले, यहां से लेकर यहां तक का हम लोग मान कैसे निकाले। तो आप देख सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक कितना है 8 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक कितना है 5 सेंटीमीटर। तो अगर इसका मान निकालना ऊंचाई, तो ऊंचाई होगा 8 - 5 जो कि बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर के। इस प्रकार इसकी ऊंचाई भी हमें मिल गई, कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर, है ना। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका निकलेगा 1/2 गुने आधार है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपके पास। चलिए इसको काट करते हैं, ये हो गया 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो ये आएगा 3 त्रिका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सारे बच्चों को ये क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो 4 बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये त्रिभुज का क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो 4 बॉक्स में वाइट करेंगे। चलिए उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि ये आयत का क्या है, लंबाई दिया है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका चौड़ाई हो गया 5 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई।
लंबाई हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 6×25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6×25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, इस आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस आयत का क्षेत्रफल कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आएगा आपके पास 39, जो कि आएगा आपके पास बताइए कितना आएगा 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। तो सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही आसानी से मैंने आपको इसको समझा दिया है, ठीक है। अगर सर बच्चे समझ में जल्दी से जल्दी टाइप करेंगे। सर बच्चे अगर वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। सर बच्चे वाई टाइप करने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया सर बच्चे ने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बच्चे। चलिए अगर आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आपके स्क्रीन पे एक और प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे एक और प्रश्न है और ये प्रश्न और ही सरल प्रश्न है। आसानी पूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर कहा देना आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। इसको भी सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का वक्त है, आसानी से सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 50 सेकेंड। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसमें भी आपको 3 आकृति दिख रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कहां देना आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। तब तक मैं क्या करता हूं, थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूं, ध्यान देंगे। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इस प्रकार। हमें यहाँ पे 3 आकृति दिखेगी। एक आकृति ये हो गई, दूसरी आकृति ये हो गई, तीसरी आकृति ये हो गई। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। चलिए सारे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देंगे। देखिए ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 2 सेंटीमीटर है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा बहुत इधर बनाता हूँ ताकि सारे बच्चे जल्द से जल्द इस प्रश्न को कर पाएंगे। चलिए मैंने यहाँ पे सभी बच्चों के लिए बना दिया है, जल्दी जल्दी इस प्रश्न करके। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान देंगे, बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हो गया 2 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। उसी प्रकार ये कितना है, ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये अब रही बात कि ये इसकी ये लंबाई हम लोग कैसे ज्ञात कर, है ना। तो देखिए अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर। अगर ये 1 है तो ये भी क्या होगा, ये भी 1 होगा। तो इस बार देखिए 1, ये हो गया 1 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 1 5, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी यहां से लेकर यहां तक की कितनी लंबाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। चलिए उसी प्रकार ये देखिए ये हो गया 2 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि आयत की क्षेत्रफल क्या होती है, आयत की क्षेत्रफल होती है लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। चलिए तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई, और लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। तो ये जगह 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। उसी प्रकार इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा, इसका भी यहाँ भी इसका भी क्षेत्रफल होगा 6 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर। तो ये आएगा आपके पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद इसका क्षेत्रफल कितना, इसका भी क्षेत्रफल होगा 2 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर। तो ये भी आएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इस प्रकार आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार आप ध्यान से देख सकते हैं कि तीनों का क्षेत्रफल क्या आ गया। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तीनों का क्षेत्रफल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखेंगे ये पहला का आया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा का आया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चौथा क्या आया, सॉरी तीसरा का आया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये कुल कितने होंगे, इनका क्षेत्रफल कुल कितना होगा, चलिए मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, ध्यान देंगे तो क्षेत्रफल होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 8 16 और 30 कितना होगा 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना होगा 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। चलिए आगे सर बच्चों समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल। क्या पढ़ने जा रहे हैं, सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल। अब सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, सभी बच्चों को रिवीजन कराना चाहता हूं, जो मैंने आपको ज्यामिति चैप्टर में पढ़ाई थी। मैंने ज्यामिति चैप्टर में आपको क्या पढ़ाई थी, सर्वांगसम बताया था कि सर्वांगसम क्या होती है। तो मैंने बताया था सर्वांगसम जो होती है इन्हीं दो या दो से अधिक वस्तुओं में या दो से अधिक आकृतियों में हम लोग सर्वांगसम की प्रॉपर्टी देखते हैं। सर्वांगसम होती क्या है, तो सर्वांगसम कहने का मतलब देखिए, सर्व मतलब क्या होता है सभी, और सम मतलब क्या बराबर, मतलब कि ऐसा जिसमें सभी के सभी बराबर हो, मतलब कहने का मतलब कि आकृति में भी बराबर हो और आपको आकार में भी समान हो, मतलब कि सर्वरूप से वो बराबर समान हो। कहने का मतलब क्या है, डुप्लीकेट हो। जैसे कि मानते हैं डुप्लीकेट हो, इसे मान लेते हैं कि मेरे पास मान लीजिए कि ओप्पो रेनो 6 है, किसी मेरे दोस्त के पास ओप्पो रेनो 6 है, तो दोनों मोबाइल क्या है, सेम ही मोबाइल है, तो बोलेंगे कि ये दोनों मोबाइल क्या है, आपस में सर्वांगसम है। बोलेंगे क्या, ये आपस में सर्वांगसम है ना। इसका मतलब क्या है, सर्वांगसम क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको ज्यामिति में पढ़ा दी है, ठीक है। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है कि ऐसा आकृति जिसकी आकार समरूप, सारी की सारी भुजाएं, सारे सारे कोण, सभी के सभी चीज बराबर होती हैं, वो क्या कहलाती है, आपस में सर्वांगसम कहलाती हैं। जैसे कि क्या करते हैं हम लोग, आपको समझाने के लिए दो त्रिभुज बना देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, दो त्रिभुज बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने क्या किया, यहाँ पे दो त्रिभुज बनाया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर, है ना। अब हम बोलते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कब सर्वांगसम होंगे, ठीक है। कब होंगे, जब ए बी भुजा का मान लीजिए 5 सेंटीमीटर हो, है ना, और एस सी भुजा का मान लो 6 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पे ए बी भुजा का मान हो गया 5 सेंटीमीटर और एस सी भुजा का जो मान होगा वो हो जाएगा आपके पास 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसका मान अगर मानते हैं 10 सेंटीमीटर, यानी इसका ही मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। यहां तक सारे बच्चों समझ में, आप सारे के सारे बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं? अगर हैं तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, अगर नहीं है तो एन टाइप करेंगे। क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो चैट बॉक्स में एन टाइप कीजिए। अगर ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। हाँ, ये दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो हमें पता है कैसे है, तो हमें पता है कि अगर सारी की सारी भुजा, देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, यानी पहला त्रिभुज की सारी भुजाएं दूसरी त्रिभुज के सारी भुजाओं के बराबर है। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी जो है सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे,
यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अब आती है बात कि सर ये तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा दिया, जब आप ज्यामिति पढ़ा रहे थे तो वहां पे आपने ये बता दिया था, अब हम लोग फिर से इसको क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल के रूप में, कि अगर हमारे पास दो सर्वांगसम आकृति होती हैं तो उनके क्षेत्रफल में क्या संबंध होती है। तो देखिए अगर हमारे पास सर्वांगसम आकृति होती है तो उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये दोनों आकृति सर्वांगसम है तो इसका मतलब क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल बी क्यू आर के। मतलब कि अगर दो आकृति कभी भी सर्वांगसम होती है तो उन दोनों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होती है। अगर कभी भी दो आकृति सर्वांगसम होती हैं तो उन दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होती है। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में चलिए, तो इस पे मैं आपको एक प्रश्न देना चाहता हूँ। इस पे मैं क्या करता हूँ, आपको एक प्रश्न देता हूँ, सारे बच्चों को इस प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए मैं यहाँ पे आपको एक प्रश्न देता हूँ, सारे बच्चे ध्यान देंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिभुज क्षेत्रफल निकालनी है त्रिभुज पी क्यू आर की कितनी होगी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल पी क्यू आर की क्षेत्रफल कितनी होगी, पी क्यू आर की क्षेत्रफल कितनी होगी। अगर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो त्रिभुज पी क्यू आर का कितना क्षेत्रफल होगा, कितना होगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा, तो इनका क्षेत्रफल भी बराबर हो गया। समझ में आ गया सर बच्चों को? समझ में आ गया सर बच्चों को? अगर यहां तक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। तो अगर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो त्रिभुज पी क्यू आर का भी क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आगे समझ में? चलिए, तो ये स्टेटमेंट सारे बच्चों को याद रखना है कि सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल सदैव समान होता है। चलिए अब इसका एक उल्टा होता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या पढ़ा कि सर्वांगसम, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या पढ़ा कि सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। क्या हम लोगों ने पढ़ा? सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल हमेशा समान होता है। अगर इसका उल्टा हम लोग बोले, इसका उल्टा अगर हम लोग बोले क्या, अगर इसका उल्टा बोले कि अगर क्षेत्रफल समान हो, इसका अगर हम उल्टा बोले क्षेत्रफल समान हो तो क्या सारी की सारी आकृति सर्वांगसम होंगी। क्षेत्रफल समान हो तो क्या आकृति जो है, क्या आकृति हमेशा सर्वांगसम होगी। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिए। अगर क्षेत्रफल समान हो तो क्या आकृति हमेशा, मैंने यहाँ पे हमेशा सर्वांगसम होगी। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया, देखिए वीर विश्व उनको मैं बाहर निकाल देता हूं। चलिए फिर से रिपीट करता हूं, देखिए अगर क्षेत्रफल समान हो तो क्या आकृति सर्वांगसम, क्या आकृति हमेशा सर्वांगसम होगी। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो अगर होगी तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं होगी तो एन टाइप कीजिए। अगर क्षेत्रफल समान हो तो क्या आकृति हमेशा सर्वांगसम होगी, अगर होगी तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं होगी तो एन टाइप कीजिए, नहीं होगी तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए मतलब कि अधिकतर बच्चों को ये डाउट है कि ये अगर दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान होता है तो उसकी आकृति जो है सर्वांगसम होगी। अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमेशा जरूरी नहीं है कि अगर दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो तो वे दोनों आकृति सर्वांगसम होंगे। चलिए देख लेता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि अगर दो आकृतियों का,
अगर दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो तो उसका सर्वांशम होना आवश्यक नहीं है। उसका सर्वांशम होना आवश्यक नहीं है। कहने को अगर क्षेत्रफल समान हो तो वो सर्वांशम हो, ये जरूरी नहीं है। कैसे, चलिए अब एक उदाहरण के जरिए सीख लेते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि दो आकृतियों का अगर क्षेत्रफल समान हो तो क्या वो सर्वांशम होंगे कि नहीं होंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमें दो आकृति दिख रहा है। पहला आकृति ये है, दूसरा आकृति ये है। चलिए देख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2। आधार कितना है, आधार 6 गुने ऊंचाई कितना, ऊंचाई है 4। ये आएगा आपके पास, चलिए 2 एकम 2, 2 3 6, ये आएगा आपके पास 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए उसी प्रकार ये आपका क्या है, यह आयत है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई इसकी क्या है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या है इसकी 3 सेंटीमीटर, ये होगा 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। इसका भी आ रहा है आपके पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल कितना आ रहा है, इसका भी क्षेत्रफल आ रहा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका भी क्षेत्रफल कितना आ रहा है, इसका भी क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये दोनों आकृति सर्वांशम है, देखिए दोनों का क्षेत्रफल हमें 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। क्या ये दोनों आकृति समांतर है, सर्वांशम है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। तो हाँ, ये दोनों आकृति जो है सर्वांशम नहीं है, सर्वांशम नहीं है। लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई दो आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर हो तो वे दोनों आकृति सर्वांशम हो। अभी आपको समझ में आ गया, दो आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर हो ये जरूरी नहीं है कि वे दोनों आकृति सर्वांशम हो। लेकिन इसका उल्टा अगर हम लोग देखें कि अगर दो आकृति सर्वांशम हो तो उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा। अगर दो आकृति हमेशा सर्वांशम होंगी तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, चलिए अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया कि ये दोनों आकृति जो है सर्वांशम नहीं होंगे, ये दोनों आकृति जो है सर्वांशम नहीं होंगे। ठीक है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में, आगे समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चले, तो यहाँ पे हम लोग ने दो चीज सीखा। सबसे पहला चीज सीखा कि अगर सर्वांशम होती है, सर्वांशम हो गई तो क्षेत्रफल बराबर होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा, है ना। सर्वांशम होगी तो क्षेत्रफल बराबर होगा। लेकिन दूसरा क्या सीखा कि अगर क्षेत्रफल बराबर हो, क्षेत्रफल बराबर हो तो ये जरूरी नहीं है। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, क्षेत्रफल बराबर हो तो ये जरूरी, लिख देता हूं, चलिए जरूरी नहीं है कि आकृति सर्वांशम, है ना। ये जरूरी नहीं है कि आकृति सर्वांशम हो। तो ये दो चीजें हम लोगों ने सीखा। अगर ये दोनों चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। पहला चीजें सीखा हम लोगों ने कि अगर सर्वांशम होंगी तो कंफर्म है कि उनकी क्षेत्रफल जो है हमेशा बराबर होगी। लेकिन दूसरा क्या है, क्षेत्रफल अगर बराबर हो उल्टा तो ये जरूरी नहीं है कि उनकी आकृति जो है सर्वांशम हो। आगे समझ में सारे बच्चों को। चलिए, अगर यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपके पास 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, आसानी से सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 1.5 मिनट। बहुत ही सरल प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं सभी के सभी बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं सभी के सभी बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए। आपको दो बातें याद होनी चाहिए। पहला, सर्वांशम होगी तो उनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। दूसरा, क्षेत्रफल अगर बराबर होती है तो वो जरूरी नहीं कि दोनों आकृति सर्वांशम हो। ठीक है, लेकिन पहला क्या है, सर्वांशम होगी तो उनका क्षेत्रफल कंफर्म है कि बराबर होगी। लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड।
40 सेकेंड, 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया जल्दी से लिस्ट का उत्तर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है सारे के सारे बच्चों का उत्तर सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 20 सेकेंड, 15 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया जल्दी से जल्दी उत्तर करेंगे। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर कर सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला कंडीशन क्या पढ़ा है, चलिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। देखिए मैंने पहला कंडीशन पढ़ा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। पहला पढ़ा है कि अगर सर्वांग होती है, लिख देते हैं यहाँ पे, सर्वांग होगी तो क्षेत्रफल बराबर होगी, है ना। सर्वांग होगी तो क्षेत्रफल बराबर होगा, है ना। चलिए तो देख लेते हैं पहले सर्वांग है क्या, ये दोनों आकृति सर्वांग है क्या, देख लेते हैं पहले, ध्यान देंगे। चलिए सबसे पहले देखेंगे कि AC भुजा PQ भुजा के बराबर है, यानी AC भुजा बराबर है PQ के, किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर। ये हो गई भुजा। चलिए फिर हम देखते हैं इनके बीच कोण भी दिया है, कोण C बराबर है कोण Q के, यानी कोण C बराबर है कोण Q के, कितना डिग्री है, 90 डिग्री, यानी हमें कोण भी मिल गया। चलिए बहुत बढ़िया। चलो अब देखते हैं हम लोग दूसरी भुजा, ये हुई BC भुजा बराबर है आपके पास QR भुजा के, कितनी बराबर है, 3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी भुजा। तो इस प्रकार हमें ये मिल गया कि त्रिभुज, चलिए इधर लिख देते हैं, चलिए या इधर यहीं पे लिख देते हैं, त्रिभुज ABC सर्वांग है त्रिभुज PQR के। कैसे पता चला, चलिए क्या हुआ, त्रिभुज PQR के कैसे, तो हमें पता है बाई किसके द्वारा, SAS। ये बोलिए चाहे क्या बोल सकते हैं, भुजा कोण भुजा, भाई भुजा कोण भुजा सर्वांग क्राइटेरिया के अनुसार ये दोनों त्रिभुज आपस में, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग होंगे। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया कि ये दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांग हुए, तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। ये दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांग हुए, तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे, कैसे हुए, भुजा कोण भुजा के अनुसार ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। अब हम पढ़े कि अगर दो आकृति सर्वांग होती है तो उनका क्षेत्रफल भी बराबर होती है। इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज ABC का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल किसका होगा, उतना ही क्षेत्रफल हमारी त्रिभुज PQR की होगी, उतना ही क्षेत्रफल हमारी त्रिभुज PQR की होगी। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल PQR का भी कितना होगा, 22 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। तो सभी के सभी बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, कहने का मतलब अगर इसका मान, अगर इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में, बहुत ही सरल प्रश्न था। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो अब आपको वाई नहीं टाइप करना है, क्या टाइप करना है, टी टाइप करना है। क्या टाइप करना है, टी टाइप करना है। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया तो आपको वाई नहीं टाइप करना है, क्या टाइप करना है, टी टाइप करना है। ठीक है, चलिए इसी से संबंधित एक और प्रश्न है, इसी से संबंधित एक और प्रश्न है, और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहां देना है, इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। ये भी प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का वक्त है। बहुत ही सरल प्रश्न है। मैंने जो बताया है सर्वांग होंगी तो उनकी क्षेत्रफल बराबर होगी। इस कंसेप्ट को ध्यान में रख के आपको इस प्रश्न को उत्तर करना है। ठीक है, चलिए लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड। क्वेश्चन बोल रहा है यदि त्रिभुज ABC
और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग से, मतलब ये जो दो त्रिभुज दिया गया है, ये दोनों त्रिभुज क्वेश्चन में बोल दिया कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। चलिए तो इसमें मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूं, ध्यान देंगे। देखिए तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, इसका मतलब क्या है, ए बी भुजा बराबर है पी क्यू के, ए सी भुजा बराबर है, ए सी भुजा बराबर है पी आर के, और बी सी भुजा बराबर है आपका क्यू आर के, है ना। इसका मतलब अगर बी सी भुजा अगर हमारी आधार है, अगर बी सी भुजा हमारी आधार है, तो यहाँ पे क्यू आर भुजा भी हमारी क्या होगी, आधार होगी। और हमें यही ज्ञात करनी है, हमें यही ज्ञात करनी है। चले इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न उत्तर करने के लिए। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही किए हैं, बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही किए हैं। लास्ट 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूँ, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। चलिए सबसे पहला बात क्या देखते हैं हम यहाँ पे, कि यदि किसी त्रिभुज, क्या बोला है, एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, सर्वांगसम है। जब ये दोनों सर्वांगसम होंगे यानी इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। ये सबसे पहले बात हो गया। इसका मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इसका मतलब त्रिभुज पी क्यू आर का भी क्षेत्रफल कितना होगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये सबसे पहला बात है। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। मंजू बिश्नोई नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर आगे से अगर आप ऐसा अनावश्यक कमेंट करेंगे तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। मंजू बिश्नोई नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ, अगर आगे से ऐसा अनावश्यक कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, जैसे कि मैं अभी आपको क्लास से बाहर निकाल रहा हूं। ठीक है, आगे से अगर ऐसा कुछ भी हरकत करेंगे तो मैं आपको कभी क्लास में एंट्री भी नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए। हाँ, क्या बता रहा था मैं, हाँ देखिए दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा। इसका मतलब हमें किसका आधार निकालना, हमें निकालना है, आधार निकालना है त्रिभुज पी क्यू आर की आधार निकालनी है। तो देखिए क्षेत्रफल किस बराबर होगा, यानी क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना क्षेत्रफल दिया है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 28 बराबर होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, है ना। अब ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये देखिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे, तो यहाँ से जाएगा 28। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, 28 गुने 2/7, ये हो जाएगा आपके पास आधार, है ना। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 7 एकम 7, 7 चौका 28, तो यह आ जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चों को क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है। सारे के सारे बच्चों को क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। सारे सारे बच्चों को क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। दो चीज मैंने बताया, पहला कि अगर दो आकृति सर्वांगसम होती है तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। दूसरा, अगर दो आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वे दोनों आकृति सर्वांगसम होंगी। ठीक है, चलिए तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट हो, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप करके आप लोग जा सकते हैं।